स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्याओं में 2.2। इससे पहले हमने पढ़ा था 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में थी 2.1, और 2.2 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं आज प्रश्नावली 2.2। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले हम इसी प्रमेय के बारे में बातचीत करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंकगणित की आधारभूत कह सकते हो या आप कह सकते हो मूलभूत प्रमेय। सिंपल सी प्रमेय है कि आप किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैंने एक भाज्य संख्या ले ली 6 को मैं 2 × 3 के रूप में लिख सकता हूँ। 6 एक भाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यह प्रमेय यह कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखो 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 1 बार, यानी 15 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 × 5। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। मैंने संख्या ले ली 50। 50 में मैं 2 का भाग देता हूं तो आएगा 25। 25 में 5 का भाग तो आएगा 5, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 हो गए, 2 × 5 × 5। तो प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। यही ये प्रमेय है। इसका कथन लिखता हूं मैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी जो आपने गुणनखंड निकाले हैं वो गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय होते हैं। उनके समान आप कोई दूसरा गुणनखंड नहीं निकाल सकते हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं 2 × 2, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 ही निकलेंगे। अब आप चाहे आगे 12th में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में, कहीं भी पढ़ाई करो, 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 ही होंगे। तो ये अपने आप में अद्वितीय है, यहाँ इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होते हैं तो 2 × 3 ही होते हैं। अब आप इसके गुणनखंड 1 × 6 या 6 × 1 के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे लिखोगे तो फिर ये एक प्राइम फैक्टर नहीं है। 6 यहाँ पर एक भाज्य संख्या आ गई है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं, किसी भी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो अपने आप में अद्वितीय होते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये गुणनखंड अपने आप में अद्वितीय होते हैं। मैं एक किताब का उदाहरण ले लेता हूं, हालांकि उदाहरण नहीं, ऐसे समझाने के तौर पर दे रखा है। मैंने एक संख्या ले ली 81, 90, इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जब भी मैं पढ़ाई करवाता हूं, जब भी आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो अपनी कॉपी और किताब साथ में लेकर बैठिए। किताब में देखिए ये उदाहरण नंबर कहाँ पर है। प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आपको ये प्रमेय की हेडिंग मिलेगी, और ये प्रमेय समझाने के बाद में किताब में आपको ये दे रखा है 81, 90। इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड में, इससे पहले मैंने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके बाद में 3, 5, 7,
उसके बाद में 11, इस प्रकार की अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 का भाग लगाता हूँ। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, फिर 2 का भाग 19 में जाएगा 9 बार और 10 में जाएगा 5 बार। अब देखिए, आपको मैंने भाजकता के नियम भी बताए हुए हैं। अब इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो अब हम देंगे इसमें 3 का भाग। 3 का भाग देखो यहाँ पर 9 है, 5 और 4 9 है, तो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग 4 में जाएगा 1 बार, 19 में जाएगा 6 बार और 15 में जाएगा 5 बार। अभी भी देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है 55 बार। अब हम 5 का भाग देंगे 11 बार और 11 का भाग देंगे 1 बार। तो 81 90 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 × 3 की घात कितनी, 3 आ रहा है 2 बार, इंटू 5 और इंटू में 11। ये हो गए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन छोटा सा पूछा जा सकता है इस प्रकार का, एक संख्या दे दी और इसमें लिख दिया कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। कभी कभी इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, घातों का योगफल कर लीजिए। यहाँ पर घात 1 प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर 1, तो यहाँ पर टोटल घातें हो गई 3 और 2 5, घातों का योगफल आ गया 5। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, और इसकी सहायता से हम इसका उपयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में। इससे पहले हमने प्रमेय पढ़ी थी वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका उपयोग होता है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में, जबकि इस प्रमेय का उपयोग होता है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने में। अब एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ, हालांकि मेरा इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, वो काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वो काफ़ी डिटेल में, क्योंकि वो पूरा वीडियो केवल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ही है। एलसीएम देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तय, और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी सबसे छोटा, और सम का मतलब हो गया समान, और अपवर्तक का मतलब हो जाएगा गुणज। यानी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे रखी है, तो उनमें जो सबसे छोटा समान गुणज है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा समान गुणज है, वही कहलाएगा लघुत्तम समापवर्तक। और महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, यानी सबसे बड़ा, सम यानी समान, और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर। किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वही एचसीएफ होता है। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पर एक 6 और एक मैंने ले लिया यहाँ पर 4। तो देखो 6 का एक गुणज होता है 12, 6 का अगला गुणज आता है 18, 6 का अगला गुणज आता है 24, उससे अगला गुणज आता है 23। गुणज क्या होते हैं? किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे 6 को 2 से गुणा किया तो 12, तो 12 6 का गुणज हो गया। 6 को 3 से गुणा किया तो 18, 18 6 का गुणज हो गया। इसी प्रकार 24 6 का गुणज है, 30 भी 6 का गुणज है। मैं 4 के गुणज लिख लेता हूँ, 8 12 16 24 28 32, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो 4 और 6 के मैंने कई सारे गुणज लिख दिए। इन गुणजों में समान गुणज कौन कौन से हैं? देखो 12 दोनों में आ रहा है, उसके बाद में 24 दोनों में आ रहा है। अभी आगे भी और सारे खूब समान गुणज आएंगे, लेकिन एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा समान गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? यहाँ पर देखो 24, 24 से भी छोटा कौन आ रहा है? 12। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 12। अब यदि इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो अब हम इन संख्याओं के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। एलसीएम के लिए हम गुणज लेते हैं और एचसीएफ के लिए हम गुणनखंड लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड देखिए, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3 और 4 के गुणन होते हैं 2 × 2। 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 और 6 के 2 × 3।
अब हमें देखना है सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अब समान गुणनखंड कौन सा है? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, उसके बाद में 3 यहाँ पर है लेकिन उधर नहीं है, 2 यहाँ पर बचा हुआ है लेकिन उस 2 के लिए इधर कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन संख्याओं का HCF हो जाएगा 2। पेज पलटिए और उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 का पहला पॉइंट देखिए। उदाहरण नंबर 2 के पहले पॉइंट में आपको दे रखा है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। 5005 के अभाज्य गुणनखंड, मैं इसमें 5 का भाग देता हूं तो 5 का भाग 5 में एक बार 0 0 1। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा? यदि हम इस 3 का तो भाग जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं। वो सारे मैंने भाजकता के नियमों वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने समझाया है, उसका भी पूरा सेपरेट वीडियो है। गणित का जो भी बेसिक्स है उसके लिए मैंने सारे अलग से वीडियो बना रखे हैं। यदि आपके बेसिक्स कमज़ोर है तो उन वीडियो को अच्छे तरह से जाके देखिए। और यहाँ पर जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक प्रश्नावली के मैंने नोट्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले उन नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे और आपके पास में यदि प्रिंटर की सुविधा है तो उनको प्रिंट कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप उन पूरे नोट्स को अपनी एक कॉपी में लिख लोगे और लिखने के बाद में ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। वो मेरे सारे नोट्स क्लास में लिखाए हुए हैं और वहीं से मैंने उनकी कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग जाने के लिए इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 के अंक होने चाहिए। यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 1। 3 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 3 के लिए अंकों का योग 3 6 या 9 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अंकों का योग है 1 1 2। अंकों का योग यहाँ पर 2 आ रहा है। 4 का भाग जाता नहीं, 4 का भाग सम संख्याओं में जाता है। 5 का भाग जाने के लिए इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। फिर 6 का भाग तभी जाता है जब 2 और 3 का जाता है, 2 और 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का देखिए आप, 7 का मैंने आपको बताया हुआ है भाजकता का नियम कि 7 का भाजकता का नियम क्या है। 7 का भाग 10 में देंगे तो भाग जाएगा एक बार, शेष बचेगा 3 0 30। 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग 10 में है एक बार, बचा 3 3 और 0 30, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटे तो बचे 2 और 2 और 1 21, 7 21 143। अब देखिए 143 में किसका भाग जाएगा? 13 का भाग लगाइए। 13 का भाग 14 में जाएगा एक बार, फिर बचेगा 1, 13 का भाग जाएगा इसमें एक बार। अब 11 का भाग लगाइए, 11 का भाग इसमें जाएगा एक बार। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, अभाज्य गुणनखंडों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्रम अद्वितीय नहीं होता है। क्रम के अलावा जो गुणनखंड है ये अपने आप में अद्वितीय होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने 13 का पहले भाग लगा दिया और 11 का बाद में लगा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आगे 5 × 7 × 11 × 13। अगला उदाहरण देखिए, सेम ये उदाहरण नंबर 2, इसका सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है 7429। देखो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। फिर देखिए 3 के लिए अंकों का योग होना चाहिए 3 6 या 9। तो अंकों का योग करो 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 हो जाएंगे 22, 22 में 2 और 2 होते हैं 4। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 का 0 और 5 होना चाहिए तो 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। 7 का भाग देखिए इसमें देंगे तो एक बार, फिर 7 संग 42, फिर बचेगा 9, पूरा नहीं जाएगा। उसके बाद में 7 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 11, 11 का भाग लगाइए इसमें, 11 से 66 बचेगा 8, 8 और 2 82, 8 और 2 अच्छा 11 का इसमें भाग लगाएंगे, हाँ से 11 का भाग लगाएंगे तो 11 से 66 बचेगा 8 और 2 82, 7 बार भाग जाएगी 11 7 77, फिर बचेगा 5 और फिर 9 59, पूरा भाग नहीं जाएगा 11 का भी। 13 का इसमें देके देखिए 13 5 65, फिर बचेगा 9 और 2 92, 13 7 91, फिर बचेगा 1 और 9 19, 19 में 13 का भाग पूरा नहीं जाता है। 13 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 17, 17 का भाग लगाइए इसमें,
चौहत्तर 29, 17 का भाग लगाएंगे तो 17 51, 70 चौक होते हैं 68, 74 में से 68 घटाएंगे तो बचेगा 6 और आगे उतारेंगे 2 62, 17 51। अब इसमें से 51 घटाएंगे तो बचेगा 1 और आगे उतारेंगे 19, 17 का भाग 19 में जाएगा, 119 में जाएगा, 17 साते होते हैं 119। अब इसमें देखो भाग जाएगा 19 का, 19 दूने होते हैं 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 7 57, 19 30 57, 23 का भाग 23 में एक बार। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 × 19 × 23। ये इस प्रकार से ये थे अभाज्य गुणनखंड। अब आइए उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण 3 कहता है कि संख्या 144, 180 और 192 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे रखी है, इन 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 के अभाज्य गुणनखंड, ये 144 2 का भाग दिया, 14 में 7 बार और 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग 7 में 3 बार और 12 में जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 1 2 3 4 इंटू 3 की घात 2, उसके बाद में 180, 180 में 2 का भाग देंगे तो 90, फिर 2 का भाग देंगे तो 45, फिर 3 का भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 180 बराबर हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5। 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार और 1 5 आ रहा है। फिर लीजिए संख्या 192, ये है 192। 192 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 9 बार और फिर जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 48 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 24 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 12 बार, 2 का भाग देंगे तो 6 बार, 2 का भाग देंगे तो 3 बार और 3 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 बार। 192 बराबर 2 की घात 6 इंटू में आ जाएगा 3। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सबको लेना और उच्चतम घात को लेना, सबको लेना और उच्चतम घात को लेना, ये ध्यान रखना एलसीएम के लिए। तो देखो 2 की घात सबसे बड़ी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 की घात एक साथ अधिकतम आ रही है 6, तो जो सबसे बड़ी घात है वो वाला आपको पद लेना है। 2 की घात यहाँ पर 6 है तो सबसे बड़ी घात ले ली। फिर देखिए 3 के बारे में, 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3, तो 3 की घात अधिकतम कितनी बार आ रही है, 3 की घात अधिकतम आ रही है 2 बार, और उसके बाद में 5। कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, एलसीएम में किसी भी संख्या को पीछे नहीं छोड़ना और सबसे बड़ी घात को लेना, इसको हमेशा के लिए नोट कर लेना। एलसीएम सबसे बड़ी घात व सबको लेना, किसी को नहीं छोड़ना है। और एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए सबसे छोटी घात व जो कॉमन है केवल उसी को लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है उसी को लेना है। अब यदि हमें एचसीएफ देखना है इनका, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो ये देखो कि इनमें कॉमन क्या है, हर एक में होना चाहिए। 2 और 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 और 3 तीनों में कॉमन का मतलब जो हर जगह है, 2 संख्या तो दोनों संख्याओं में, 5 संख्या तो 500 संख्या में जो आ रहा है पद वही कॉमन होता है। तो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 2 कॉमन, 3 यहाँ पर और यहाँ पर, तो 3 भी कॉमन। तो पहले तो ये देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन देखने के बाद में आप इनकी न्यूनतम घात लो। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात है 2, यहाँ पर तो ज़्यादा आ रही है घातें 2 की,
फिर 3 की छोटे से छोटी घात देखो, 3 की छोटे से छोटी घात यहाँ पर आ रही है 1, यानी बिना घात वाला पद। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 की घात 2 का मान होता है 4, 4 को 3 से इंटू करते ही 12। 2 की घात 6 का मान, 2 की घात 5 का मान होता है 32, 6 का मान होता है 64, और यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 5। 5 को 9 से इंटू करने पर 45, 45 और 64 को इंटू करना है, 5 को 4 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे 20, 2 हासिल के 4 चौक 16 और 6 पंजे 30, 30 और 16 हो जाएंगे 46 और 2 हो जाएंगे 48, हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26। तो इनका एलसीएम आ गया 26, 80 और एचसीएफ आ गया 12। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 3 आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, इनके अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में यहाँ पर लिख दिया। एलसीएम के लिए सबको लिया और उच्चतम घात ले ली, एचसीएफ के लिए कॉमन को लिया और न्यूनतम घात ले ली। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 है 510 और 92 का हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद में हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं इनकी हमें जांच भी करनी है। तो यदि आपको दो संख्याएं दे रखी है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इस सूत्र की सहायता से हमें जांच भी करनी है। यदि हमें दो संख्याएं दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए आइए पहले निकालते हैं इनका एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। 510 व 92 के अभाज्य गुणनखंड, 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। मैं 2 का भाग देता हूँ, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार और उसके बाद में 11 में जाएगा 5 बार और 10 में जाएगा 5 बार। अब मैं इसमें 3 का भाग देता हूँ, 8 तिये 24 और उसके बाद में 5 तिये 15। अब इसमें भाग लगा देता हूँ मैं 5 का भाग 8 में जाएगा 1 बार और उसके बाद में 35 में जाएगा 7 बार, 17 का भाग 17 में जाएगा 1 बार। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और इसी प्रकार मैं निकाल लेता हूँ 92 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे तो 46 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 23 और 23 का भाग देंगे तो 1। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड आगे 2 की घात 2 इंटू 23। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबको लेना और उच्चतम घात लेना। तो 2 को ले लेना, फिर 3 को भी, 5 को भी और 17 को भी ले लेना और उसके बाद में 23 को भी ले लेना। सबको ले लिया। देखो 2 बार आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है सब संख्याओं को एक बार लेना है। उसके बाद में जो बड़ी घात है वो देख लेना। 2 की उच्चतम घात आ रही है 2, 2 की घात 2 का मान 4, 4 को 3 से इंटू किया 12, 12 को 5 से इंटू करने पर 12 5 60 और उसके बाद में 60 को आप गुणा कर लीजिए 23 से। 60 को 23 से गुणा करेंगे तो होते हैं 23 8 138 और आगे एक 0 लगा देना 60 वाली। अब इसको 17 से गुणा कर लीजिए। 17 को 0 से इंटू किया 0, 17 को 8 से इंटू करेंगे तो 17 8 होते हैं 136, हासिल के 13 और 17 51 और 13 हो जाएंगे 64, हासिल के 6। 17 और 6 हो जाएंगे 23। अब इनका निकालिए आप एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन केवल 2 है, 2 में भी न्यूनतम घात लेनी है, न्यूनतम घात यहाँ पर 1 आ रही है। अब हमें करनी है इनके जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले पहली संख्या और सेकंड संख्या को आपस में गुणा करेंगे। 510 और 92 को आपस में गुणा करते हैं। 510 इंटू 92, 0, 92 को 1 से इंटू किया 92, हासिल के 9। 92 को 5 से इंटू किया तो 5 3 10 और 9 19, हासिल का 1 और 9 5 45 और 1 46, 46 920। ये इनका गुण आ गया। अब हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल देखते हैं। एलसीएम है 23 460, 23 460 और इंटू एचसीएफ है 2। इनका गुणा करते हैं 0, 6 को 2 से इंटू करने पर 12,
ये हो गए 9 और ये हो गए 46। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल 46 920 और दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 46 920। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। इसका मतलब हमारे द्वारा ज्ञात किए गए एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो इस प्रकार से हमें एलसीएम और एचसीएफ की जांच करनी है। दोनों लेसेब और मेसेब निकाल लिया और उसके बाद में इस सूत्र की सहायता से जांच भी करनी है।